गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग का 11th का फर्स्ट क्लास है और समय कुछ ऐसा है कि फर्स्ट क्लास में आदमी इंट्रोडक्शन लेता है बच्चों से, लेकिन ये कोरोना काल चल रहा है जिसके कारण हम लोग फेस टू फेस तो मिल नहीं पा रहे हैं। और कुछ बच्चों को हम देखे भी हैं जो हमारे यहाँ इंक्वायरी में आए हैं, और बाकी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फ़ोन से ही कांटेक्ट किए हैं। अब वो लोग जिनको हम देखे नहीं हैं, जब कोचिंग खुलेगा तो फिर हम लोगों का इंट्रोडक्शन शुरू होगा। सबसे पहले आप लोगों को कॉमर्स लेने के लिए सबसे पहले मेरे तरफ से वेलकम है। कॉमर्स में आपको बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड का सिलेबस आप लोगों के सामने यह है कि 100 मार्क्स का और इंग्लिश जो है कुल दोनों मिलाकर के 200 मार्क्स का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें 150 का आप इंग्लिश ले सकते हैं या 150 का हिंदी भी ले सकते हैं। वो आप अपने स्कूल या कॉलेज पर आपको डिसाइड करना होगा कि आपको कौन सा सूट करेगा, लेकिन ये दोनों सब्जेक्ट मिल करके 200 मार्क्स का बिहार बोर्ड में होगा। नंबर 3 अकाउंटेंसी जो सबको लेना है। नंबर 4 बिजनेस स्टडी जो हर आदमी को लेना है। नंबर 5 में ऑप्शन है, बिहार बोर्ड में ज़्यादा ऑप्शन है भी नहीं, इकोनॉमिक्स लीजिए या तो एंटरप्रेन्योरशिप लीजिए, ये भी आपको 100 मार्क्स का होगा। यानी कुल मिलाकर के 500 मार्क्स के पेपर होते हैं, जिसमें हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा चॉइस है, या तो आप 150 का इंग्लिश या तो 150 का हिंदी ले सकते हैं, लेकिन लेना आपको दोनों है। अब है अकाउंटेंसी में किसी के पास कोई चॉइस नहीं है, अकाउंटेंसी सबसे मेन पेपर होता है, और अकाउंटेंसी ये बिल्कुल नया पेपर होता है कॉमर्स पढ़ने वालों के लिए। हर आदमी जो 10th करके आता है उसके पास अकाउंटेंसी का कोई नॉलेज नहीं होता। हिंदी इंग्लिश तो जनरली हर कोई पढ़ता है। बिजनेस स्टडी भी नया पेपर है इसमें, जो कॉमर्स में ही रहता है। इसमें आपको बिजनेस के बारे में कुछ बताया जाता है। और इकोनॉमिक्स 10th में कुछ बच्चों को मिलता है पढ़ने को, और एंटरप्रेन्योरशिप भी बिल्कुल न्यू पेपर है। सही कॉम्बिनेशन देखा जाए तो ईपीएस से बेटर होता है इकोनॉमिक्स लेना। बिहार बोर्ड में इकोनॉमिक्स का कॉम्बिनेशन है इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स एंड एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स जो आप लोगों को 9th 10th में मिलता भी है थोड़ा बहुत, डाटा एनालिसिस। और इंडियन इकोनॉमिक्स में जो इंडिया का इकोनॉमी पोजीशन है, मतलब कि जैसे आपको एग्रीकल्चर है, फर्स्ट ईयर प्लानिंग है, 5 इयर्स प्लानिंग है, माने फर्स्ट 5 इयर्स प्लानिंग से लेकर के अब तक जितना 5 इयर्स प्लानिंग चला है वो है। सीबीएसई बोर्ड में जो बच्चे हैं उनको इंग्लिश 100 मार्क्स का तो लेना है, उनके लिए ये 3-4 पेपर में कोई चॉइस नहीं है। उनको ये 4 पेपर हर हाल में हर स्थिति में आपको मस्ट है लेना। अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी। यहाँ पर इकोनॉमिक्स में उनका सिलेबस कुछ डिफरेंट है। यहाँ जो इकोनॉमिक्स होता है उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक्स होगा। स्टैटिक्स इन लोगों को इस ईयर में नहीं मिलेगा। 5th पेपर में आप लोगों के पास चॉइस रखता है, आप चाहें अगर मैथ में इंटरेस्ट है तो मैथ लें, कंप्यूटर लें या फिजिकल एजुकेशन लें, जो आपको चॉइस हो वो ले सकते हैं। आज हम लोग आपका जो पहला पेपर है अकाउंटेंसी, इसका हम शुरू करते हैं। अकाउंटेंसी का पूरा जो नाम है, अकाउंटेंसी जो है उसका पूरा नाम, स्पष्ट नाम है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। बुक मीन्स किताब, कीपिंग मीन्स रखना, यानी बुक कीपिंग का मीनिंग हुआ किताब रखना। तो किताब रखने का सेंस यहाँ कुछ डिफरेंट है, इसलिए इसका कंप्लीट मीनिंग या डेफिनेशन जानने से पहले हमको थोड़ा सा कुछ टर्मिनोलॉजी है, इसमें कुछ परिभाषिक शब्द हैं जिसके बारे में सबसे पहले आप लोगों को हम बताते हैं। जैसे फर्स्ट वर्ड है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन जिसका हिंदी में अर्थ होता है लेन देन।
जो भी बात आप इसमें समझिएगा या सुनिएगा या पढ़िएगा, ये सारे टर्म वो हैं जो आपको डे टू डे के लाइफ में सुनने को मिलते हैं। ये बिजनेस का लैंग्वेज है और बिजनेस से रिलेटेड इसमें टर्मिनोलॉजी बहुत है। जैसे हम लोग नॉर्मली बैंक में जाते हैं और पासबुक अपडेट करने के लिए देते हैं, तो अगर बाय द वे क्लर्क जो पासबुक अपडेट कर रहा है बोला कि आपका तो पिछला 1 महीने में कोई ट्रांजैक्शन है ही नहीं, तो हम क्या अपडेट करें। तो ट्रांजैक्शन का बैंक में मीनिंग क्या हुआ? ट्रांजैक्शन का मतलब आप ना कोई डिपॉजिट किए हैं ना विड्रॉ किए हैं, है ना। तो बिजनेस जिस तरह बैंक में ट्रांजैक्शन का मतलब या आइदर डिपॉजिट और विड्रॉ, यानी या तो रुपया जमा करना या निकालना, बैंक के लिए वो ट्रांजैक्शन है। उसी तरह बिजनेस में भी ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? लेन देन। लेन देन मतलब हुआ लेना देना। लेना देना का मतलब कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यानी वस्तु एवं सेवाओं का आदान प्रदान। लेकिन इसमें कुछ एक टर्म ऐसा जोड़ दिया गया जिससे इसका डेफिनेशन स्पष्ट हो जाए। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दोज मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म, ठीक ना। यानी वो एक्सचेंज, वो आदान प्रदान जिसका वैल्यूएशन या जिसका मॉनेटरी वैल्यूएशन हो सके या जिसकी माप रुपये पैसे या किसी भी करेंसी में पॉसिबल हो, है ना। जैसे परचेज बुक्स, हम किताब खरीदे तो परचेज बुक्स लिख देने से ये ट्रांजैक्शन क्लियर नहीं होता है। परचेज बुक्स सिर्फ लिखना ये ट्रांजैक्शन नहीं कहलाएगा। परचेज बुक्स फॉर ₹500 यानी इसका कुछ ना कुछ वैल्यूएशन जरूर लिखना होगा इसमें, चाहे वो आप डॉलर में लिखिए, चाहे रुपीज में लिखिए, चाहे पाउंड में लिखिए, किसी भी करेंसी में लिखिए। तो ट्रांजैक्शन का मतलब ये हुआ कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दोज मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म, अर्थात वैसे वस्तुओं या सेवाओं का आदान प्रदान जिसकी माप, जिसका मेजरमेंट रुपये पैसे या किसी भी करेंसी में पॉसिबल हो। तो इस आधार पर जो हम लोग हैं ह्यूमन, तो ह्यूमन एक्टिविटीज को, आदमी के कामों को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज और दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब होता है कि वो काम, यानी हमारे द्वारा किया जाने वाला वो काम जिसका पर्पस मनी अर्न करना है, जिसका पर्पस रुपया पैसा कमाना है ना। यानी आदमी के द्वारा किया जाने वाला वो हर काम जिसके पीछे मनी अर्निंग पर्पस छुपा है, जिसके पीछे रुपये पैसे कमाना पर्पस छुपा हुआ है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब होता है कि वो एक्टिविटीज, यानी ह्यूमन के द्वारा किया जाने वाला वो एक्टिविटीज जिसका मेन मोटिव अर्न मनी नहीं है, जिसका मेन पर्पस पैसा कमाना नहीं है, बल्कि कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना है, वो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जैसे एक एग्जांपल बहुत पॉपुलर है कि एक नर्स, एक लेडीज है जो हॉस्पिटल में नर्स का काम करती है। तो नर्स का काम क्या है? लोगों का, यानी मरीजों का, पेशेंट का सेवा करना। वहाँ पर जो भी लोग आते हैं उनको सही से ट्रीट करना, है ना, उनका मरहम पुट्टी करना, उनको दवाई वगैरह टाइम पर देना, उनको समय पर खाने का चार्ट बताना या समय पर खाने के लिए कहना, यानी सेवा करती है हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटल में सेवा करने के बदले उनको मंथली मान लिया जाए कि 20,000 सैलरी मिलता है। वही नर्स, वही लेडीज घर में जब आती है तो अपने बच्चों को भी खाना पीना खिलाती है, अपने बच्चों को भी सही से साफ सुथरा कपड़ा पहनाती है ना, अपने बच्चों के हर डिमांड को पूरा करती है, अपने बच्चों के आदेशानुसार उसको वो काम करती है। तो वहाँ भी हॉस्पिटल में रह करके भी वही काम कर रही है कि जिस पेशेंट को जो कमी है वो प्रोवाइड कराती है, और घर में भी अपने बच्चों को वही काम कर रही है।
लेकिन हॉस्पिटल में जब वो काम कर रही है, जब सेवा कर रही है, सर्विस कर रही है, तो उसके बदले में उसको सैलरी मिलता है। लेकिन घर पे जो काम कर रही है वो उसका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपने बच्चों को खाना पीना टाइम पर खिलाना उसका सेवा धर्म है ना। तो ये जो घर पे वो लेडीज काम कर रही है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। वहीं लेडीज हॉस्पिटल में जब काम कर रही है तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। तो ट्रांजैक्शन में सिर्फ उसी एक्सचेंज को लिया जाता है, उसी इवेंट को लिया जाता है जिसका पर्पस इकोनॉमिक एक्टिविटीज से है ना। तो यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के कैटेगरी में आने वाले हर एक्सचेंज जो है बिजनेस में ट्रांजैक्शन बोले जाते हैं। अब जैसे आप लोग नए क्लास में गए, 11th में गए, सबसे पहले आप लोग कॉपी परचेज कीजिएगा, कॉपी खरीदिएगा, बुक खरीदिएगा, पेन पेंसिल खरीदिएगा। तो बिजनेसमैन के पास जाइएगा तो आपके सामने ऑप्शन 2 है। या तो आप 500 रुपया लेके गए थे ना, पापा चाहे मम्मी आपको 500 रुपया दिए और बोले कि जाओ बाबू तुम खरीद लो। आप 500 रुपया दिए और आपको जो है कॉपी पेन पेंसिल सब और बुक मिल गया। तो यानी क्या हो रहा है, यहाँ आदान प्रदान हो रहा है। हम लोग पैसा दे रहे हैं, बदले में स्टेशनरी आइटम ले रहे हैं, है ना। तो ये आदान प्रदान है, ये एक्सचेंज है। 500 रुपया दिए और स्टेशनरी आइटम लिए, ये एक्सचेंज है। तो इसमें सब क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, एक्सचेंज भी हो रहा है, मॉनेटरी वैल्यूएशन भी है। सबसे पहले हम लोग जाते हैं सामान, कोई भी सामान खरीदने, तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन दुकानदार से क्या होता है कि ये सामान आपके पास है, वो बोलता है। तो हम दूसरा हमारे लोग को क्वेश्चन क्या होता है कि कितने का है, यानी मॉनेटरी वैल्यूएशन वहीं पे उसका होता है ना, कि कितने का है, 2 रुपया का है कि 200 रुपया का है कि 400 रुपया का। तो मॉनेटरी वैल्यूएशन भी होगा और मॉनेटरी वैल्यूएशन के साथ साथ एक्सचेंज भी होगा। तो ट्रांजैक्शन तभी होगा जब एक्सचेंज भी हो और मॉनेटरी वैल्यूएशन भी। हम जो एग्जांपल लेके चले थे तो उसमें आपके सामने 2 ऑप्शन हम बोल रहे थे कि हो सकता है कि आप बुक का, कि आपके पास अकाउंट्स का बुक है, एक कॉपी है, एक पेन है, एक पेंसिल है, कितने का हुआ? दुकानदार बोला कि 500 रुपये का हो गया। तो हमारे पास अगर पैसा है तो हम 500 रुपया दे करके बुक कॉपी और पेन पेंसिल ले लिए, तो ये ट्रांजेक्शन हुआ। ये भी हो सकता है कि दुकानदार परिचित हो, सारा सामान आप लिए, बुक कॉपी पेन पेंसिल सब ले लिए, कितने का हुआ भैया? तो 500 रुपये का है, तो अभी हम आपको दे नहीं पाएंगे। तो यहाँ तो बिजनेसमैन के द्वारा सामान आपको मिला लेकिन आपने उसको पैसा नहीं दिया, तो ऐसा नहीं हुआ कि ये ट्रांजैक्शन नहीं है। यानी इस आधार पर ट्रांजैक्शन को 2 कैटेगरी में बांटते हैं। एक है कैश ट्रांजैक्शन और दूसरा है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन में भी 2 पार्ट है, एक कैश परचेज और एक कैश सेल। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में भी 2 पार्ट है, एक कैश क्रेडिट परचेज और दूसरा है क्रेडिट सेल। मतलब अब ये डिटेल हो रहा है ट्रांजैक्शन का। सबसे पहले हम लोग शॉर्ट मीनिंग समझे ट्रांजैक्शन का, अब उसके बाद एग्जांपल उसके लिए हम समझे ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हुआ एग्जांपल के साथ। फिर अब ट्रांजैक्शन को 2 मेन कैटेगरी में बांट रहे हैं, एक कैश ट्रांजैक्शन और दूसरा क्रेडिट ट्रांजैक्शन। आप ही का एग्जांपल जिसमें आप एक बार 500 रुपया दिए दुकानदार को और सामान सब ले लिए स्टेशनरी आइटम, और दूसरा सामान सब ले लिए लेकिन पैसा नहीं दिए। तो कैश ट्रांजैक्शन जिसका पॉपुलर टर्म जो हम लोग यूज करते हैं, कैश ट्रांजैक्शन का मतलब होता है नगद लेन देन, यानी वो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जिसमें सामान के एक्सचेंज के तुरंत बाद कैश का या मनी का भी एक्सचेंज हो जाए, है ना। यानी जिसमें वस्तु और सेवा के आदान प्रदान के बदले रुपये पैसे का भी आदान प्रदान एट ए टाइम हो जाए। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब ये पॉपुलर टर्म, आप लोग जब नाम हम बताएंगे तो आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा। क्रेडिट मतलब होता है विश्वास, लेकिन क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब होता है तो मतलब प्रैक्टिकल लैंग्वेज में उधार लेन देन,
उधार लेन देन में क्या होता है कि हम सामान ले लेते हैं लेकिन पैसा तुरंत नहीं पे करते हैं। तो ये दोनों चीज को सही से समझने के लिए सबसे पहले अपने आप को बिजनेसमैन हम लोग समझ लें। इसमें का कोई भी बात आपको समझना हो अकाउंटेंसी का तो अपने आप को बिजनेसमैन मानिए आप लोग, है ना। आप लोग बिजनेसमैन हैं, आप अपने बिजनेस के बारे में सब कुछ समझ रहे हैं। तो आप लोग बिजनेसमैन हैं, आप किसी कस्टमर से माल किसी होलसेलर से माल खरीदे और पेमेंट तुरंत दे दिए। जैसे स्टेशनरी का ही दुकान आपका है तो अकाउंट से लेकर के इंग्लिश तक का बुक आप मंगाए, 10,000 रुपये का हुआ, सामान आया, आप पैसा उसको तुरंत दे दिए, है ना। तो वो हो गया कैश परचेज। आप दुकानदार हैं, किसी कस्टमर को माल सेल किए, एक बुक कीपिंग का किताब, एक बिजनेस स्टडी का बुक और एक इकोनॉमिक्स का बुक, 750 रुपीज़ का हुआ, आप किताब दिए, आप पैसा तुरंत ले लिए, है ना। यानी कैश सेल का मतलब क्या हुआ कि जब हम माल बेचे आप पैसा हमको तुरंत मिल गया। अपने आप को क्या मानना है, बिजनेसमैन। आप लोग बिजनेसमैन हैं, आप किसी को माल, किसी कस्टमर को माल बेचे, आप पैसा तुरंत आपको मिल गया, तो वो हो गया आपका कैश सेल। अब क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी अपने ही पर समझे हम लोग कि हम लोग दुकानदार हैं, अपने होलसेलर को माल का ऑर्डर दिए, 10,000 रुपये का माल हुआ, सामान आ गया, लेकिन हम उस होलसेलर को विश्वास में लिए, भरोसा उसको है हम पर, हम बोले उसको कि आपको नेक्स्ट टर्म में पैसा देंगे, नेक्स्ट वीक में पैसा देंगे। आप पर विश्वास है होलसेलर को, आपके विश्वास पर वो दे दिया माल। क्रेडिट मतलब क्या होता है, विश्वास। तो वो विश्वास पर माल दे दिया, यानी इसमें सामान आया, हम लोग सामान खरीदे लेकिन पैसा तुरंत पे नहीं किए, तो ये क्या हुआ, ये क्रेडिट परचेज हुआ। और क्रेडिट सेल का मतलब क्या होता है, क्रेडिट सेल का मतलब होता है कि माल हम बेचें किसी कस्टमर को, उस कस्टमर को हम जानते हैं, एक बुक कीपिंग, एक बिजनेस स्टडी और एक इकोनॉमिक्स का किताब हम दिए, कुल मिला करके मान लीजिए कि 750 का हुआ, किताब हम दिए, लेकिन जो कस्टमर हमारा था वो बोल रहा है कि भैया मेरे पास अभी पैसा नहीं है, आपको नेक्स्ट वीक में देंगे, पापा बोले। हमको विश्वास है उस पर, हम उसको दे दिए कि जाओ बाबू ले जाओ। तो इसमें क्या हुआ कि हम माल बेचे लेकिन पैसा अभी तुरंत मिला नहीं, यानी वैसा सेल जिसमें गुड्स हम सेल कर देते हैं लेकिन मनी या पैसा हमको तुरंत नहीं मिले। तो ये ट्रांजैक्शन का पूरा डिटेल हुआ। अब इस ट्रांजैक्शन के ही डिफिनेशन में बार बार हम दो वर्ड यूज कर रहे थे, गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो एक्सचेंज का मतलब तो आपको पता हो गया, ये आदान प्रदान। गुड्स एंड सर्विसेज, ये दो वर्ड का मीनिंग हमको पहले जानना है। सर्विस मतलब सेवा। जैसे हम लोग मोबाइल यूज करते हैं, चाहे आपके पास जियो का सिम हो चाहे एयरटेल का सिम हो, तो ये सब क्या है, ये मोबाइल में जब हम सिम लगाते हैं और नॉन स्टॉप जो हमको डेटा यूज करने का सुविधा मिलता है या नॉन स्टॉप बात करने का जो सुविधा कंपनियां हमको देती हैं, एयरटेल चाहे जियो, तो ये तो कोई सामान वो नहीं दे रही हैं। मोबाइल क्या है, मोबाइल अलग चीज़ है, लेकिन मोबाइल का नेटवर्क जो क्या है वही सर्विस है, ठीक ना। जैसे आपको बाबा चौक से बस मिला और स्टेशन जाके आप उतर गए, है ना, तो ये क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस है। आप ई कॉमर्स में माल ऑर्डर किए, मोबाइल का ऑर्डर किए फ्लिपकार्ट वाला ऑर्डर नोट किया और 1 सप्ताह के अंदर आपको मोबाइल पहुंचा गया, तो जो कुरियर है वो क्या है, वो सर्विस है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस, फ़ोन का सर्विस, ये कुरियर का सर्विस, बहुत तरह की सर्विसेज। यानी सर्विस का मतलब कि जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, वो हमारे सुविधा को या हमारे फैसिलिटी को इम्प्रूव करता है, जिससे हमारी फैसिलिटी इम्प्रूव होती है, वो क्या है, वो है सर्विस। और गुड्स एक पॉपुलर टर्म है, और इस पॉपुलर टर्म का हिंदी मीनिंग जानिएगा तो अर्थ समझ में आ जाएगा। गुड्स का हिंदी मतलब होता है माल, गुड्स का मतलब हुआ हिंदी में माल। अब ये माल को हम समझाते हैं, आप अपने आप समझ जाइएगा कि माल होता क्या है। जैसे आप लोग का 2 फ्रेंड का दुकान है पटेल नगर में,
एक फ्रेंड का दुकान है स्टेशनरी का और दूसरे फ्रेंड का दुकान है मान लिया जाए कि रेडीमेड्स आइटम का। दोपहर का समय है, आप एक मित्र जो आपका नाम है मान लीजिए अमित, तो अमित के पास गए जिसका स्टेशनरी का दुकान है, उसका स्टाफ वहाँ था। आप बोले कि अमित है, तो वह स्टाफ बोला कि नहीं अमित भैया तो गए हैं माल लाने मार्केट। फिर आप बढ़े, कुछ देर के बाद आपका दूसरा मित्र सुमित का दुकान था रेडीमेड गारमेंट्स का, उसके पास गए तो वहाँ भी उसके पापा मिले। आप पूछे कि अंकल सुमित है, तो अंकल बोले कि नहीं बेटा सुमित गया है माल लाने। अब देखिए दोनों आदमी बोला, अमित का भी स्टाफ बोला कि माल लाने गए हैं और सुमित के भी पापा बोले कि माल लाने गया है सुमित। अब आपके दिमाग में क्या हंट करेगा? अमित जिसका स्टेशनरी का दुकान है उसका स्टाफ बोल दिया कि वो माल लाने गया है, आप समझ गए, आप बढ़ गए आगे। क्या लाने गया होगा? अमित जिसका स्टेशनरी का दुकान है वो माल लाने गया है, तो क्या लाने गया होगा? स्टेशनरी का आइटम, कि बुक कॉपी पेन पेंसिल यही सब लाने गया होगा। और सुमित जिसका जो है रेडीमेड गारमेंट्स का दुकान है वो माल लाने गया होगा, तो क्या टी शर्ट जीन्स शर्ट यही लाने गया होगा। यानी माल का कोई एग्जैक्ट डिफिनेशन नहीं है। माल का डिफिनेशन समझना आसान है, उसको डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल है। डिफाइन हम कर सकते हैं। डिफाइन होगा कैसे कि वो प्रोडक्ट जिसका बिजनेसमैन बिजनेस करता है, वो प्रोडक्ट जो बिजनेसमैन परचेज करता है फॉर सेलिंग पर्पस, खरीदता है बेचने के लिए, है ना, वही उसका गुड्स है। जैसे स्टेशनरी के दुकानदार के लिए स्टेशनरी का आइटम गुड्स है, रेडीमेड गारमेंट्स वाले के लिए रेडीमेड गारमेंट्स का आइटम गुड्स है, फर्नीचर के दुकानदार के लिए टेबल कुर्सी गुड्स है ना। तो यानी गुड्स कोई एक चीज नहीं है, गुड्स एक कैटेगरी है, गुड्स एक कॉन्सेप्ट है। और मतलब यही हुआ कि बिजनेसमैन जिस नेचर का जिस टाइप का बिजनेस करता है उस नेचर उस कैटेगरी में आने वाले हर प्रोडक्ट गुड्स है। या बिजनेसमैन जो चीज परचेज करता है फॉर सेलिंग पर्पस, जो चीज खरीदता है बेचने के उद्देश्य से, वही उसका गुड्स है। अब गुड्स से रिलेटेड कई अलग अलग वर्ड हैं। जैसे गुड्स से रिलेटेड वर्ड है परचेज, सेल। और ये परचेज का मतलब आप लोग समझ जाइएगा, परचेज मतलब खरीदना और सेल मतलब बेचना। लेकिन ये जो है वर्ड, इसके साथ गुड्स निश्चित रूप से हिडन रहेगा। जैसे हम यहाँ बोल रहे हैं कि कैश परचेज, अगर मान लिया जाए कि ये कैश परचेज जो हम लिखे हैं, कैश परचेज का मतलब अगर अलग अलग वर्ड के अनुसार उसका मीनिंग खोजा जाए तो कैश मतलब होता है नगद और परचेज मतलब होता है खरीदना, नगद खरीदना, रुपया खरीदना। रुपया तो नहीं खरीदा जाता है। यानी इसका पूरा मीनिंग हुआ कैश परचेज ऑफ गुड्स। भले हम गुड्स लिखें या ना लिखें, लेकिन परचेज के साथ गुड्स एकदम कनेक्ट है, परचेज के साथ गुड्स जुड़ा हुआ है। यानी परचेज मतलब परचेज ऑफ गुड्स, सेल मतलब सेल ऑफ गुड्स। यानी इन सब वर्ड के साथ गुड्स ऑटोमेटिक उसमें इन्वॉल्व है। उसके अतिरिक्त परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न का मतलब क्या हुआ कि जो माल हम परचेज किए उसको किसी कारण से वापस कर रहे हैं। लिखे तो हम परचेज रिटर्न, लेकिन हम आपको मीनिंग जब बता रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले बोल रहे हैं कि जो माल परचेज किए, कहीं भी इसमें गुड्स हम नहीं लिखे हैं। लेकिन परचेज रिटर्न का पूरा मीनिंग क्या हुआ? परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स, यानी गुड्स इन्वॉल्व है ऑटोमेटिकली इसमें, है ना। और सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न का मतलब कि जो माल हम बेचे हैं अपने कस्टमर को, ड्यू टू एनी रीजन वो मेरे यहाँ वापस कर गया। जैसे हम किताब उसको बेचे अकाउंट्स का, आकर के अगले दिन बोला कि इसमें देखिए भैया 10 पेज जो है मिस प्रिंटिंग है, ठीक ना। तो गुड्स जो मेरे यहाँ किसी कारण से वापस आए, ड्यू टू एनी रीजन, चाहे डिफेक्टिव हो, चाहे हम जो वो मांगा कस्टमर वो हम दिए नहीं,
जैसे वो मांगा एसके सिंह का, हमने दे दिया डीके गोयल का। तो ड्यू टू एनी रीजन कोई भी गुड्स जो मेरे यहाँ रिटर्निंग के रूप में आता है उसी को बोलते हैं गुड्स रिटर्न या सेल्स रिटर्न। तो यहाँ भी सेल्स रिटर्न में कहाँ गुड्स हम लिखे हैं, लेकिन इन्वॉल्व ऑटोमेटिकली हो जा रहा है, ठीक ना। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड हैं जिसको हम धीरे धीरे आप लोगों के सामने डिफाइन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।